बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है नौकर। यह एक निबंध विधा की रचना है और इस रचना की लेखिका है अन्नू बंदोपाध्याय जी। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ अन्नू बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित नौकर निबंध पढ़ रहे हैं। इस निबंध का शीर्षक पढ़कर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि लेखिका जी ने इस नौकर शीर्षक के द्वारा, इस नौकर निबंध के द्वारा हमें क्या बताना चाहा है, इस निबंध का नाम नौकर क्यों रखा है। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताती हूँ कि ये जो निबंध है यह एक बहुत महान हस्ती पर आधारित है। वह महान हस्ती कौन है? वह महान हस्ती हमारे बापूजी हैं। बापूजी कौन? महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये महात्मा गांधी जी के ऊपर आधारित है और जो ये हमारी लेखिका है, इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ कई प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया है और गांधी जी की दिनचर्या को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किताबों में लिखा है। बच्चों, इस निबंध में हमें गांधी जी की सोच देखने को मिलेगी। सोच किस पर? सोच हमारी गांधी जी की जो नौकरों पर आधारित सोच है वह हमें देखने को मिलेगी। कैसी सोच? महात्मा गांधी जी मानते थे कि हमें हमारे नौकरों से अपने परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए और हमें अपने किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? अगर हम किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे तो खुद करने की कोशिश करेंगे, खुद करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ अन्नू बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित निबंध नौकर पढ़ रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है। तो बच्चों, यह पाठ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। तो आइए देखिए क्या है यह परिचय। देखिए, नौकर पाठ श्रीमती अन्नू बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखिका जी ने महात्मा गांधी जी के जीवन के उदाहरणों से यह बताया है कि हमारे जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता तथा नौकरों को हमें अपना वेतन भोगी नहीं बल्कि हमें अपने परिवार के एक सदस्य के समान समझना चाहिए। बच्चों, महात्मा गांधी जी की जो सोच थी वो बहुत सुलझी हुई थी। वे अपने जीवन में शारीरिक श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे और उनका मानना था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमें अपने जीवन में किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे तो हम उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उस काम को करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगे। साथ में हमारे जो सेवक होते हैं, हमारे जो नौकर होते हैं, उन्हें हमें अपना वेतन भोगी नहीं मानना चाहिए बल्कि उनसे अपने परिवार के सदस्यों के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे परिवार के सदस्यों के समान व्यवहार करेंगे तो वो भी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ। देखिए, आश्रम में, कौन से आश्रम की बात है? बच्चों, महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था वह साबरमती आश्रम था और आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह गांधी जी के साबरमती आश्रम की है, जिसमें कि महात्मा गांधी जी रहा करते थे। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी जब अपने साबरमती आश्रम में रहा करते थे तो वो कई काम ऐसे किया करते थे जिन्हें नौकर चाकर करते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे काम वो खुद किया करते थे और नौकरों के द्वारा करवाए जाने वाले कामों को भी वो खुद किया करते थे। जिस जमाने में बैरिस्टरी से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। बच्चों, महात्मा गांधी जी विदेश से बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आए थे, बैरिस्टरी पास कर आए थे और जिस समय
वो अपने देश में हजारों रुपये कमा रहे थे, उस समय भी वे शारीरिक श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे और किसी भी कार्य को करने में उन्हें शर्म महसूस नहीं होती थी। और यहाँ तक कि वो अपने घर में और आश्रम में अपने हाथों की चक्की से अपने हाथ से आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के उनका हाथ बटाते थे। बच्चों, ये जो कस्तूरबा है ये महात्मा गांधी जी की पत्नी है। लड़के यानी महात्मा गांधी जी के जो बच्चे थे वो भी उनकी मदद किया करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लिया करते थे। महीन यानी कि बारीक, मोटा आटा जो कि थोड़ा दरदरा होता है, यानी जिस तरह के आटे की उन्हें ज़रूरत होती थी उस तरह का आटा वो अपने घर में ही पीस लिया करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा, यानी कि जब वो साबरमती आश्रम में थे तब भी वो अपने हाथ से आटा पीसा करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। बच्चों, जो हाथ की चक्की होती है उसे बीच बीच में सही भी करना पड़ता है, उसकी मरम्मत भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगी और इससे हमें बहुत अधिक परेशानी होगी। इसलिए उस चक्की की मरम्मत करने के लिए, सुधारने के लिए महात्मा गांधी जी घंटों मेहनत किया करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। यानी एक बार उनसे कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ रहा है, तो गांधी जी ने जब इतना सा सुनने के बाद वे तुरंत खड़े हो गए और आटा पिसवाने में हाथ बटाने लगे, यानी सबका सहयोग करने लगे। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। बच्चों, महात्मा गांधी जी अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखते थे, इसलिए जब भी गेहूं की पिसाई की जाती थी उससे पहले वह गेहूं बीनकर साफ करने पर जोर दिया करते थे। गेहूं क्यों बीना जाता है? ताकि उसमें जो भी कचरा हो, कंकड़ हो, मिट्टी हो या अन्य प्रकार का कचरा हो वह बीनकर निकाला जा सके। बच्चों, अगर हम उसको बिना बीने ही पीस देंगे तो उसके अंदर जो भी कचरा है और पत्थर है, कंकड़ है, वह सारे आटे के साथ पिस जाएंगे और हमारे शरीर में चल जाएंगे और शरीर में जाकर वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। महात्मा गांधी जी शरीर का बहुत अधिक ध्यान दिया करते थे, स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान दिया करते थे, इसलिए वे गेहूं को पीसने से पहले बीनने पर जोर दिया करते थे। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाया करते थे। हैरत यानी कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता था कि बैरिस्टरी से हजारों रुपये कमाने वाला व्यक्ति गेहूं बीन रहा है। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। गांधी जी घर में ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी शारीरिक श्रम का काम किया करते थे और इस कार्य को करने में उन्हें शर्म महसूस नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? वो मानते थे कि अगर वो काम करेंगे तो उन्हें देखकर बहुत सारे लोग काम करने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग आते रहते थे। तो एक बार उनसे मिलने कॉलेज के कई छात्र आते हैं। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उनको किस पर गर्व था? अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत अधिक गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। यानी बातचीत के अंत में जो छात्र थे उन्होंने गांधी जी से कहा, बापू, अगर हम आपकी कोई मदद कर पाएं तो आप हमें अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। हाँ बच्चों, वो पढ़े लिखे थे और उन्हें अपने अंग्रेजी के ज्ञान पर गर्व था, तो उन्हें विश्वास था, आशा थी कि बापू कुछ उन्हें लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली यानी कि जान ली और बोले, अगर आपके पास समय हो
तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। क्या कहा देखिए गांधी जी ने, अगर आपके पास समय है तो इस थाली में जितने भी गेहूं हैं उन्हें आप साफ कर लीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, यानी जो आए हुए छात्र थे वो बड़ी परेशानी में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। देखिए आगे, कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। बच्चों, महात्मा गांधी जी रसोई घर में भी मदद किया करते थे और सब्जियों को छीला करते थे और उन्हें साफ सफाई बहुत अधिक पसंद थी। अगर वो रसोई घर में या कहीं भी मकड़ी का जाला देख लिया करते थे तो उनके जो सहयोगी होते थे उनको वो डांटा करते थे। साथ में उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, यानी कि उन्हें पता था कि हमें किस तरह से सब्जी खानी चाहिए, बनानी चाहिए, फल किस तरह से उपयोग में लेना चाहिए तथा अनाज में किस किस प्रकार के पौष्टिक गुण हैं, इनके बारे में गांधी जी को ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। क्या किया बच्चों, आश्रमवासी ने आलूओं को बिना धोए काट दिया। क्या आप लोग भी आलूओं को बिना धोए काट देते हैं? अगर बिना धोए काटते हैं तो ध्यान रखिए आपको आलू बिना धोए नहीं काटने हैं। गांधी जी ने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, यानी कि जिनके छिलकों पर काले निशान पड़े जाते हैं। काले निशान केलों पर कब पड़ते हैं? जब केले बहुत अधिक पक जाते हैं। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर केलों पर काले काले चकत्तों के निशान पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि वह अच्छी तरह पक गए हैं और अगर हम उन्हें खाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी पच जाएंगे। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। यानी गांधी जी किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। वो हर काम कर चुके थे, हर काम वो करते थे, यहाँ तक कि जेल में कैदियों को वो खाना परोसने का कार्य भी कर चुके थे। देखिए आगे, आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। बच्चों, यह बहुत अच्छा नियम है। आप लोग अगर हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ भी यही नियम होता है कि जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन बर्तनों को हमें खुद से साफ करना होता है। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। क्यों लिया होगा बच्चों? क्योंकि वो पतीले गंदे हो गए होंगे। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा कौन है? कस्तूरबा जी महात्मा गांधी जी की पत्नी है। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। देखिए आगे, बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। यानी बर्तन अगर अच्छे तरह से साफ नहीं हो तो गांधी जी को संतोष नहीं मिलता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। यानी कि जो लोहे के बर्तन हैं उनको भी वो इतने अच्छी तरह से मांजते थे कि चांदी के बर्तनों के जैसे
चमक जाया करते थे। देखिए, जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। यानी महात्मा गांधी जी को किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं हुआ करती थी। उनके यहाँ जो मेहमान आए थे उन्हें पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ पर रखने हैं, तो बिस्तरों की तह तो उन्होंने बना दी थी और वो रखने का स्थान ढूंढने गए थे। इतनी ही देर में गांधी जी वहाँ आ जाते हैं और उनके बिस्तर वे स्वयं उठाकर ले जाते हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। बच्चों, पहले आज की तरह बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो पीने के लिए पानी कुओं से खींचा जाता था और गांधी जी के आश्रम के बाहर भी एक कुआं बना हुआ था जिसमें कि महात्मा गांधी जी रोजाना पानी खींचने का कार्य किया करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, यानी कि बीमार थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। बच्चों, जब आप लोग बीमार होते हैं तब आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सारे कार्य करने से मना कर देते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, हमें ऐसा हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी जी बीमार होने के बावजूद जो आटा पीसने का कार्य था उसमें अपना सहयोग दे चुके थे और पानी भरने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो उनके सहयोगी थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी बीमार हैं, आटा पिसाई के कार्य में अपना सहयोग दे चुके हैं, अगर पानी भरेंगे तो और अधिक बीमार हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छोटे बड़े सारे बर्तन भर दिए। महात्मा गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी, यानी गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके हिस्से का कार्य कोई और करे। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, यानी कि जो कार्यकर्ता थे उन्हें अपने कार्य पे बहुत अधिक पछतावा हुआ कि गांधी जी को उनका कार्य करना, यानी क्यों पछतावा हुआ कि उन्होंने तो गांधी जी की मदद करने के लिए छोटे बड़े सारे बर्तनों में पानी भर दिया था, लेकिन गांधी जी अपने हिस्से का कार्य किसी को नहीं करने दिया करते थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। बच्चों, जो गांधी जी थे वो शारीरिक श्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि अगर हम कार्य करते रहेंगे तो हमारे हाथ पैर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बॉर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। बच्चों, कितने मील तक? 42 मील तक। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे, यानी उनके जो अन्य साथी थे वो भी गांधी जी की देखा देखी ऐसे ही किया करते थे। उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें यह सही लगता था कि गांधी जी सुबह जल्दी उठकर जा रहे हैं और शाम होते होते अपने घर पर वापस आ गए हैं अपना कार्य समाप्त कर कर। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर कर रखे हैं। बच्चों, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं
तब हमें बहुत अधिक थकान भी लगती है, भूख भी लगती है। ऐसे में जब गांधी जी आश्रम में थे तो उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए फल आदि तैयार करके रख रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया, यानी आपने हमारे लिए फल वगैरह काट कर क्यों रखे, क्यों आप परेशान हुए, क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, यानी कि तुम बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर कर आओगे तो थक जाओगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। बच्चों, जो महात्मा गांधी थे वो शाकाहारी थे, शाकाहारी भोजन ही किया करते थे। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। यानी उन छात्रों को लगा कि महात्मा गांधी जी को हमने आमंत्रित किया है तो महात्मा गांधी जी आएंगे, वे शाकाहारी भोजन करते हैं, उनके लिए शाकाहारी भोजन हम स्वयं ही बनाएं। उन्होंने शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। देखिए आगे, तीसरे प्रहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। बच्चों, यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। और वो कैसे थे? लंबे थे, दुबले पतले थे और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। छुटमुट यानी कि छोटा मोटा काम करने में उनकी मदद करने लगे। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानी अतिथि गांधी जी थे। यानी कि वह व्यक्ति कौन था जो उनकी मदद कर रहा था? वह व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहा था वह कोई और नहीं था बल्कि स्वयं महात्मा गांधी जी थे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि महात्मा गांधी जी को किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने में शर्म महसूस नहीं होती थी। वो किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। साथ ही उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके हिस्से का काम कोई और करे। बच्चों, इस पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।